दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आओ इतिहास पढ़ूं के चैनल पर। दोस्तों, आज हम 10वीं कक्षा के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद के 1815 से 1830 ईस्वी के बीच की घटनाओं पर विचार करेंगे। तो आपको याद होगा कि 1815 में क्या हुआ, वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस में आपने देखा होगा कि किस तरह से रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस जैसे देशों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की और फ्रांस में क्या हो गया कि फिर से मोनोक्रेटिक शासन का स्थापना हो गई, यानी निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो गई। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना। अब इस निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, यह तो एक बहुत बड़ा झटका था। किसके लिए भाई? राष्ट्रवादियों के लिए, जो परिवर्तन चाहते थे, उदारवादियों के लिए भी और क्रांतिकारियों के लिए भी। अब वो करें क्या? क्योंकि इस निरंकुश राजतंत्र में क्या हुआ, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए, अलग अलग अदालतें बैठा दी गई उन पर जांच करने के लिए, अलग से फोर्स, सेपरेट फोर्सेज लगा दिए गए, विरोध के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, सवाल पूछने के सवाल को अधिकार समाप्त कर दिया। तो अब तो इनके लिए बड़ी मुश्किल थी कि भाई ये करेंगे क्या। यहाँ हुआ क्या कि नागरिक अधिकार समाप्त हो गए, नागरिक अधिकार समाप्त, विरोध का अधिकार समाप्त, प्रेस पर क्या हो गया, सेंसर हो गया। तो ये सारी चीजें हो गई। तो अब ये करेंगे क्या? तो इन लोगों ने दो रास्ते चुने। एक तो गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठन बनाई जाए। गुप्त रूप से इसलिए कि जैसे ही इस निरंकुश राजा को पता होगा, वह इन पर कार्रवाइयां करेगा, इनकी गिरफ्तारी करेगा, इन पर मुकदमे चलाएगा, इनको फांसी दिया जाएगा। तो इसलिए सरकार को पता भी नहीं हो और गुप्त रूप से हम राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाते रहे। और दूसरा क्या था कि कलाकार थे। कलाकार मतलब वो साहित्यकार हों, वो नाटककार हों, वो गीतकार हों। तो ये सारे लोग अलग अलग देशों में काम करना शुरू कर दिए। अब अलग अलग देशों की हालत क्या थी, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, हंगरी हो या और भी कोई कई देश थे, वहाँ इन लोगों ने ऐसा काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले इटली में जैसे कि मेजिनी ने, इटली में क्या किया, इटली में मेजिनी ने एक गुप्त क्रांतिकारी संघ बनाया। इसने दो ऑर्गेनाइजेशन किए, एक तो यंग यूरोप, और दूसरा यंग इटली। लेकिन यह पूरी तरह इटली को बदलने में कारगर साबित नहीं हो सका। दूसरा क्या किया, कलाकारों के प्रयास थे। कलाकारों के प्रयास थे, इसमें क्या थे, गीतकार थे, नाटककार थे और चित्रकार थे। इन लोगों ने क्या किया कि अपने अपने ओपेरा हाउस खोल लिए। ओपेरा हाउस का मतलब है दोस्तों, ये थिएटर हाउस, एक मंच, एक रंगमंच तैयार किया और वहां से ये बड़ी सॉफ्ट तरीके से राष्ट्रवादी विचारों को एक तरह से प्रमाणित करने चले गए। और भी कुछ किया, चित्र बनाना शुरू कर दिया, मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। तो इस तरह से धीरे धीरे वहां पर ये घटनाएं चलती जा रही थी और बढ़ती जा रही थी।
अब इन देशों की और हालत क्या थी आपको मैं बताता हूं कि यहाँ पे किस देश में, ये एक देश की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सभी यूरोपीय देशों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अलग अलग देशों में, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, हंगरी हो, बेल्जियम हो, कोई भी देश हो, वहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स थे। तो यूरोपीय देशों में क्या थे कि प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या कि वो एक छोटे से रीजन का एक राजा, उसके कानून अलग हैं, उसकी वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ का प्रशासनिक ढांचा व्यवस्था अलग है, तो सब कुछ अलग है। और वहाँ के सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के लोगों में क्या था कि उनकी निष्ठा जो थी अपने स्थानीय राजा के प्रति थी। तो इन चीज़ों से यह परेशानियां बढ़ रही थी। वहाँ और क्या था, कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इन कलाकारों के प्रभाव से, इन क्रांतिकारी संगठनों के प्रभाव से वहाँ के लोगों में यह भावना आनी शुरू हो गई। अब आगे चलकर और क्या हुआ भाई, कुछ भाषाई आंदोलन भी हुए। भाषाई आंदोलन में क्या हुआ, भाषाई आंदोलन में क्या था कि ऑस्ट्रिया में कुलीनबर्ग यहाँ का क्या करता था कि ये फ्रेंच भाषा बोलता था, फ्रेंच भाषा। उसी तरह क्या हुआ कि लंबार्डी में इटालवी भाषा बोली जाती थी, इटालियन भाषा बोली जाती थी। और क्या था कि गैलिसिया में क्या करते थे कि ये लोग पोलिश भाषा बोलते थे। तो हम देख सकते हैं कि जब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा हो, अलग अलग तरह का शासन हो, अलग अलग तरह की प्रशासनिक व्यवस्था हो, अलग अलग तरह की आर्थिक व्यवस्था हो, तो उसमें एकता की गुंजाइश बहुत कम थी। इस समय ये क्रांतिकारी संगठन सक्रिय थे। तो इन लोगों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब ये जो शुरू कर दिया तो आगे चलकर हुआ क्या कि एक बड़ी सी घटना घट गई। 1830 ईस्वी में क्या किया कि फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र को हटा दिया, निरंकुश राजतंत्र को समाप्त किया और फिलिप लुई फिलिप की अध्यक्षता में फिर से क्या किया कि एक उदारवादी राजा की स्थापना कर दी, संवैधानिक राजा की स्थापना हो गई। तो यहाँ पर इसको हटाने के बाद क्या हुआ कि संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी। अगर हम यूरोपीय देशों में, जैसा कि आप पहले से देख रहे हैं, जान रहे हैं कि यूरोपीय देशों में फ्रांस का एक अलग ही महत्व है। अगर फ्रांस की घटना को ही हम देखें तो फ्रांस में तो उलट पलट लगातार हो रहा है। जब लुई 16 का शासन था उसको हटाया, उसको हटाने के बाद किया संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी। खैर लुई 16 ही रहा, उसको भी हटा दिया। उसके बाद में क्या कर दिया कि वहाँ पर एक पूरी तरह से रिपब्लिक की घोषणा कर दी। आतंक का राज आ गया। आतंक का राज भी नहीं चला, उसने भी लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि वह बहुत कठोर था, उन पर नियंत्रण लगाता था,
उनको कुचल कर रखना चाहता था, तो उसको भी हटा दिया। डायरेक्टरी की शासन आ गई, डायरेक्टरी की शासन भी चली गई। अब क्या आ गया भैया कि नेपोलियन का उदय हो गया। नेपोलियन ने बहुत अच्छे काम तो किए, लेकिन वह भी पूरी तरह प्रजातंत्र का या ऐसे कहें कि रिपब्लिक का समर्थक तो था नहीं। वह भी अपने को राजा घोषित कर चुका था और राज्य चलाना चाहता था। उसका भी अंत हो गया, उसको भी हटा दिए। जब वो गया तो क्या कर दिए कि आपसे फिर से एक निरंकुश शासन लुई 18 के रूप में लाए। लुई 18 को भी हटा दिया फिर से। तो ये फ्रांस, इसीलिए कहते हैं कि यूरोप में फ्रांस जब छींकता था तो कहा जाता है कि पूरा यूरोप छींकता था। जो फ्रांस में परिवर्तन होते थे, दूसरे जगहों पर भी ऐसे ही परिवर्तन शुरू हो जाते थे। तो अब हम आगे देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भाषाई और भाषा के नाम पर भी आंदोलन हुए। अब क्या हुआ कि 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में क्या हो गया कि कुतुनिया की संधि हुई। और कुतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल यहाँ पर समस्या क्या थी कि यहाँ के लोग यूनान, यह यूनान से रिलेटेड है। यहाँ पर यूनान के लोगों ने यह आंदोलन किया। वहाँ की भाषा को यह आप दबा कर रखना चाहते हैं। तो नतीजा क्या हुआ, 1824 से ही यहाँ पर आंदोलन शुरू थे। और 1800 आते आते कुतुनकुनिया में क्या हुआ कि एक संधि हुई। यह संधि कुतुनकुनिया की संधि हुई और यहाँ पर लोगों को थोड़ी आज़ादी मिली। ऐसा ही क्या हुआ कि पोलैंड में भी हुआ। तो पोलैंड में भी 1831 में एक आंदोलन हुआ और वहाँ पर भी 1845 आते आते सिलेसिया लोगों को थोड़ी आज़ादी मिली। तो ये हम देख रहे हैं यूरोप का 1830 से 1815 से 1830, 30, 31, 32 तक की घटनाओं को। तो दोस्तों आगे के एपिसोड में हम लोग इसके बाद की घटनाओं को लेकर चलेंगे, जिसमें 1848 और उसके बाद की घटनाएं हैं, जिसमें आपको इटली का एकीकरण मिलेगा, जर्मनी का एकीकरण मिलेगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए बड़ा उपयोगी होने वाला है।